हाँ जी बच्चों, लॉ की कॉपी निकालो। हाँ, पास्ट ईयर के क्वेश्चन, चलो पहले वो बता देते हैं, आ जाओ पहले आ जाओ, पास्ट ईयर के क्वेश्चन बता दें किसमें क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद आगे चलेंगे। निकालो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस निकालो। ठीक है, निकाल लो भाई, पास्ट ईयर का पेपर निकाल लो। निकाला क्या? बताओ कौन से क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, बोलते जाओ। क्वेश्चन पहले 4 पर ही आ जाओ, पहले 4 डिस्कस करते हैं फिर आगे करेंगे, आ जाओ। हाँ भाई बोलो, 4 का कौन सा पार्ट बताना है? ए पार्ट का आंसर तो मैं लिखा दूंगा, उसके अलावा बोलो। पढ़ लेते हैं। सफायर प्राइवेट लिमिटेड हैज रजिस्टर्ड इट्स आर्टिकल्स along with memorandum on 1st July 21. The directors of the company seek your advice regarding effect of registration of company and itself and members. बताओ। सेक्शन 9। नहीं मतलब ही नहीं। Sapphire Limited has registered its articles along with memorandum on its date. The directors of the company seek your advice regarding registration of company. रजिस्ट्री, हाँ तो इटसेल्फ पे और मेंबर पे क्या इफेक्ट आएगा? हाँ तो कंपनी पे ये इफेक्ट आएगा, कंपनी का सेपरेट लीगल स्टेटस आ जाएगा। और मेंबर पे क्या इफेक्ट आता है कि जो सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम होते हैं वो मेंबर बन जाते हैं। ठीक है, और बताओ थर्ड का बी पार्ट। The board of directors of BBC Limited are proposing to raise fund from the public through issue of prospectus. However, due to volatile financial market, the price per share and number of shares to be issued are left open and to be decided post closure of issue. As a financial advisor of company, what would you suggest? We would suggest company to issue red herring prospectus and explain the provisions relating to red herring prospectus. That's it. बस कुछ नहीं, पहले लिख देना रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पूरा एक्सप्लेन कर देना, उसके बाद कंक्लूजन में इतना सा लिख देना, सिंस द मार्केट इज वॉलेटाइल एंड प्राइस पर शेयर एंड नंबर ऑफ शेयर्स आर टू बी इशूड आर लेफ्ट ओपन पोस्ट इशू, देयरफॉर द कंपनी इज एडवाइज्ड टू इशू रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आफ्टर कंप्लाइंग विद द सेक्शन। बस, और बताओ सेकंड के ए का सेकंड पार्ट। एबीसी लिमिटेड ABC Limited has declared a dividend of ₹2 per equity share in the meeting. Mr. Suresh is holding 5,000 equity share of ₹10 face value, on which 10,000 towards call money is due. Whether the dividend amount payable to him to be adjusted against such dues? Yes. As per section 127, amount company can lawfully adjust any amount due from the shareholder against the dividend. Therefore, the dividend amount can be adjusted against call money. क्या रीजन? सेक्शन 127। और क्या रीजन दोगे? हम तो लीगल रीजन ही देंगे ना भाई। एनीथिंग एल्स? तो फोर्थ के बी का सेकंड। थर्ड का ये पार्ट, और ऑनलाइन में भी कोई एक बच्चा बोल रहा है, देख लेते हैं पहले थर्ड का ये बता देते हैं। ये आपने पढ़ा नहीं होगा, ये तो बड़ा क्या क्वेरी बताओ। As per financial statement, 31st March, authorized capital and issued capital 100 lakh है, divided into 10 lakh share of 10 each. The subscribed and paid up capital इतनी है. Company reduced share capital by cancelling 2 lakh issued shares, but unsubscribed equity share इतना without obtaining confirmation from NCLT. कंपनी क्या कर रही है? रिड्यूस कर रही है जो शेयर अभी तक इशू नहीं हुए, यानी कैंसिलेशन हो रहा है ऑफ अनइश्यूड शेयर्स।
तो कैंसिलेशन ऑफ अनइश्यूड शेयर्स इज ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल, तो सेक्शन 61 लग गया। अभी आगे पढ़ो। और बोले एनसीएलटी की परमिशन नहीं ली, वो तो चाहिए भी नहीं। इट इज नोटेड दैट कंपनी हैज अमेंडेड इट्स मेमोरेंडम बाय पासिंग रिक्विजिट रेजोल्यूशन और फलाना फलाना व्हाइल फाइलिंग धमाका धमाका दम दम। इन द लाइट ऑफ द फैक्ट अबव दम दम एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ डिसीजन। वैलिडिटी करने के लिए ओआर पास और आर्टिकल ऑथराइज है तो वैलिड है। स्टेट द टाइप ऑफ रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड ओआर। वो पूरा एक ही आंसर बनेगा कंबाइंड। इजी क्वेश्चन। और बताओ, तो पहले ऑनलाइन में बोलो क्या बोल रहे थे। फोर्थ के बी का सेकंड। फोर्थ का बी का सेकंड, फोर्थ का बी का सेकंड, सेकंड कौन सा है, बी है। अच्छा, फोर्थ का बी का सेकंड, बी का सेकंड तो कोई है ही नहीं। अच्छा ऐसे, ओके ओके ओके। स्टेट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ रेजोल्यूशन हैज पास्ड इन सच मीटिंग विदाउट सफिशिएंट डिस्क्लोजर रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर। ये तो लिखा हुआ है एज पर सेक्शन 102 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी, if director fails to disclose his interest, then any benefit earned by him out of this transaction shall be deemed to be held in the trust of company and such amount shall be returned to the company. मीटिंग इनवैलिड क्यों है? टाइम क्यों है? बिजनेस आवर में चालू हुई है 3 बजे। खत्म से क्या, खत्म तो चलती रहे जब तक है। कन्वीन होनी चाहिए बिजनेस आवर में। वैलिड है मीटिंग, इनवैलिड क्यों है? मीटिंग इज वैलिड। कन्वीन बुलानी बिजनेस आवर में होती है, अब चलती तो जब तक चलती रहे, रात के 4 बजे तक चले ना, हमारी भला से क्या है। बैठने वाले की श्रद्धा होनी चाहिए। क्लास चालू 2 बजे होनी चाहिए, बाकी छोड़ने वाले टीचर की मर्जी। चलो, ऐसा अकाउंट्स में होता है, मैं तो करता नहीं कभी देखो ऐसा। चलो, अकाउंट्स का टाइम कैसे होता है, 2 बजे से लेकर डॉट डॉट डॉट। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है? आया? इजी है। मीटिंग वैलिड है, इनवैलिड क्यों है? और बताइए। सर मेरा एक प्रेजेंटेशन से रिलेटेड डाउट था इसमें। बोलो ना। सिंपल लिखो प्रोविजन में एज पर सेक्शन 96। नहीं। हाँ हाँ, ना ना ना, आप बताओ। अच्छा सर इसमें जैसे थर्ड का ए पॉइंट है, उसमें जो सेकंड पार्ट है उसमें पूछा कि कौन सा रेजोल्यूशन पास होगा कैपिटल क्लोज में अमेंडमेंट करने के लिए। हाँ ठीक है। तो ये इसमें डायरेक्ट प्रोविजन पूछा है, तो इसमें 2 तरीके से कर सकते हैं। तो जैसे प्रोविजन 2 तरीके से नहीं, एक ही तरीके से होगा। पहले आप पूरा प्रोविजन लिखोगे सेक्शन 61 का, फिर कंक्लूजन में सेकंड पार्ट में लिखोगे एज पर द प्रोविजन डिस्कस्ड अबव ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड फॉर पासिंग एंड फॉर कैंसलिंग अनइश्यूड शेयर्स। एक ही तरीका है, कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। प्रोविजन आएंगे, फैक्ट आएंगे और कंक्लूजन हर पार्ट का अपना अलग लिखा जाएगा। ठीक है? ठीक है सर, ठीक। हाँ जी, और बताइए। फिफ्थ का बी का सेकंड, सारा पेपर तो पूछ लिया मेरे से, तुमने क्या करा? प्रोविजन के आएंगे, यही तो मेन होता है, लिख तो कुछ भी। तो फिफ्थ के भी एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू क्रेडिट रेटिंग। देना बुक, बता दूं क्या क्या लिखना है इसमें। तो ले आना बेटा, गाड़ी में लगी तो क्या हो गया। पेज नंबर है 5.11, उसमें सी पॉइंट दे रखा होगा रेटिंग ऑफ डिपॉजिट। ए से लेकर एफ तो ये आ जाएगा, और 5.12 में फिर रूल्स के अंदर लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट, वो आ जाएगा। खत्म। 2 नंबर का ही है क्या? नहीं, 2 नंबर का ही है, सॉरी मैंने देखा नहीं। रूल मत लिखना। रूल क्या करना है 2 नंबर के सवाल में लिखिए, ए से एफ लिख देना, बहुत है। और एलिजिबल कंपनी पूछ रहा है तो सेक्शन 76 लगाना ही था। इजी क्वेश्चन, इसमें क्या कंफ्यूजन है? क्या 2 नंबर का सवाल है यार, कैसे लिखेगा? क्रेडिट रेटिंग की डेफिनेशन लॉ में है ही नहीं, वो तो तुम्हारे नॉलेज के लिए लिखाई है। और बताओ, लॉ में थोड़ी ना डिफाइंड है व्हाट इज क्रेडिट रेटिंग। और कुछ हो गया? बस इतनी सी क्वेरी थी, इसलिए परेशान कर रहे थे मेरे को। चलो आओ, कुछ और पूछना पूछ ले, मन में मत रख, पूछ ले। अरे पूछ नहीं, पक्का। चलो लो, इसकी बेवकूफ की, इसकी हाँ। क्यों नहीं काउंट होंगे?
डायरेक्ट एंड रिलेटिव काउंट होंगे, अगर वो शेयर होल्डर है तो मेंबर लिखा हुआ है तो वो काउंट होंगे, तो 18 वो भी काउंट होंगे, 26 एम्प्लॉय काउंट नहीं होंगे, 15 एक्स एम्प्लॉय काउंट नहीं होंगे, मेंबर होल्डिंग शेयर 14 है तो 7 काउंट होंगे और अदर मेंबर 137 पूरे काउंट होंगे, टोटल मार लेना, कर लेना। अरे यार कितने पूछोगे यार, अब क्या पढ़ने की इच्छा नहीं क्या तुम्हारी, टाइम पास करे जा रहे हो, बोले सब पूछ लो। फोर्थ का ए का फर्स्ट, ये तो बोला ना मैं लिखा दूंगा, हाँ बाद में, अभी नहीं लिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा भाई, अभी कल याद दिला देना, कल लिखा दूंगा बिगनिंग में। हाँ याद है, क्लियर है, कल याद दिला देना, फोर्थ के ए का 1 में लिखा दूंगा। वो एक्चुअली कई लोगों ने ऑडिट नहीं पढ़ी, रिलेटेड पार्टी वाला है, इजी है, पर मैं लिखाऊंगा, सिस्टमेटिक लिखा दूंगा। इसका एक्चुअली चैप्टर 9 में आगे जाके सेक्शन भी आएगा, तो मैं रिलेटेड पार्टी का सेक्शन भी लिखाऊंगा आपको, डोंट वरी, ये तो इजी है पढ़ा। क्या मतलब 9 का नहीं है, मैं रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन 9 में पढ़ाता हूं, तो वो आ जाएगा। वैसे तो चैप्टर 1 का क्वेश्चन है, बट ऑडिट वालों ने तो पढ़ाई है रिलेटेड पार्टी क्या होती है, पर लॉ वालों को भी पढ़ाऊंगा ना, वो इनको इस चैप्टर में पढ़ाऊंगा। चलो आओ पढ़े, क्या मेरा मन नहीं हो रहा आगे पढ़ाने का, तो जल्दी से पढ़ लो, मन बदले उससे पहले। आओ अच्छा इधर देखना, पहले तो कॉपी निकालो, कॉपी का एक पॉइंट बाकी है हमारा। क्या है, क्या पढ़ाई थी, बोलना तो क्या था, एफ पॉइंट मेरे को क्या पता है, एफ क्या है। हाँ जब तक लॉ अलाउ करेगा, तो लॉ ने 8 साल बोला, 8 साल तक रहेंगे, फिर जला देना, जलाओगे तो क्या डिलीट मार देना, सीडी जला देना, हार्ड डिस्क जला देना। और बताओ, बैठ जाना तो उस पर। चलो तो देखना इधर, चलो आओ इधर देखना, चले आगे, आगे तू तो तोड़ सकता हाथ से, चलो छोटा भी में तू तो, आओ इधर देखना आप। अच्छा सुन लो प्लीज, इधर देख लो, अरे देख लो यार प्लीज, अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये क्लास में आया ही नहीं इतने दिन से, क्लास इतनी बोरिंग हो रही थी। चलो इधर देखना, तू कहां था वैसे 2 महीने, हाँ कहां था 1 महीने, अब क्लासेस कैसे करेगा, कैसे करी, ऑनलाइन तो तेरे को समझ ही नहीं आता। ओ अच्छा, चलो इधर देखना, तो बोर्ड पे देखना प्लीज, एक कंपनी है लिमिटेड, दूसरी कंपनी है बी लिमिटेड, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे एक बहुत अच्छा, इधर देखना, और तीसरी कंपनी है सी लिमिटेड। ए लिमिटेड की सब्सिडियरी कंपनी बी लिमिटेड है, बी लिमिटेड की सब्सिडियरी कंपनी सी लिमिटेड है, ए लिमिटेड की सब्सिडरी बी है, बी की सब्सिडरी सी है। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ए लिमिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी, तो आंसर इज यस। ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये है क्या बी लिमिटेड को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं, बताइए क्या बी लिमिटेड को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं। आप लोग क्या अपना दिमाग लगाते हैं, लॉ तो लगाते नहीं है, बिल्कुल बनानी है। लॉ बोला पढ़ो, बात मत करो। मैंने आपको सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 पढ़ाया, उसमें मैंने क्या लैंग्वेज लिखाई है, वेयर अ कंपनी हैज 1 और मोर सब्सिडीज और 1 और मोर एसोसिएट इट शैल प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आज अगर कोई भी कंपनी की एक या एक से ज्यादा सब्सिडरी होती है, या एक से ज्यादा क्या होती है, एसोसिएट होती है, तो उसको सीएफएस बनाना होता है। तो ये अपना सीएफएस बनाएगी, बी अपना सीएफएस बनाएगी, ए अपने सीएफएस में बी का डेटा भी मर्ज करेगी और सी का डेटा भी मर्ज करेगी, और बी अपनी सीएफएस में सी का डेटा मर्ज करेगी। क्लियर है। अब लॉ ने बोला बी को एग्जेम्पशन मिल जाएगी सीएफएस बनाने से, क्या मिल जाएगी, अगर वो 3 कंडीशन पूरी करती है। जनरल में बी को भी सीएफएस बनाने हैं, जनरल में बी को भी सीएफएस बनाने हैं, लेकिन लॉ बोला बी को सीएफएस बनाने से एग्जेम्पशन मिल जाएगी अगर 3 कंडीशन पूरी हो जाए। सर बी की एक शेयर होल्डर तो ए है, पर बी के दूसरे शेयर होल्डर भी तो होंगे भाई, ए ने तो बी में 50% से ज्यादा शेयर ले लिए होंगे, तो ए होल्डिंग हो गई, बी सब्सिडरी हो गई, पर बी के और शेयर होल्डर भी तो होंगे। तो कंपनी सभी शेयर होल्डर को यह बात इंटीमेट कर दे कि हम सीएफएस नहीं बनाएंगे, और फिर जब सब शेयर होल्डर को यह बात इंटीमेट की जाए कि हम सीएफएस नहीं बनाएंगे, तो शेयर होल्डर उस चीज पे ऑब्जेक्शन ना करें।
मान लो बी लिमिटेड के 60% शेयर तो ए के पास है, और अज्यूम करो एक बार के लिए बी के 40% शेयर राम के पास है। तो अब बी लिमिटेड राम को नोटिस भेजेगी और राम को बोलेगी, देख यार हम सीएफएस नहीं बनाएंगे, तुझे कोई ऑब्जेक्शन है क्या? जब इस तरह का इंटीमेशन आप राम को भेजो तो राम की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन आना नहीं चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, बी लिमिटेड किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं होनी चाहिए और ना अंडर द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग होनी चाहिए, मतलब ना तो लिस्ट हुई भी हो ना लिस्ट होने वाली हो। और लास्ट कंडीशन, बी लिमिटेड की जो अल्टीमेट सब्सिडियरी अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी है, अब बी लिमिटेड की अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी कौन सी है? ए लिमिटेड, वो अपने सीएफएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बनाकर आरओसी को फाइल कर दे। लॉ बोला अगर ये तीनों की तीनों कंडीशन पूरी हो गई तो बी लिमिटेड को सीएफएस बनाने से क्या मिलेगी? एग्जेम्पशन। पहली कंडीशन, बी लिमिटेड अपने अदर शेयर होल्डर्स को इंटीमेट करे कि हम सीएफएस नहीं बनाएंगे और अदर शेयर होल्डर उस पर ऑब्जेक्शन ना करें। दूसरी कंडीशन, बी लिमिटेड लिस्टेड भी ना हो और अंडर द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग भी ना हो। और तीसरी कंडीशन, बी लिमिटेड की अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी अपने सीएफएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बना के आरओसी को फाइल कर दे। तो कंपनी अमेंडमेंट रूल्स 2016 बोले अगर ये तीनों की तीनों कंडीशन पूरी हो गई, मतलब ये वाली तीनों की तीनों कंडीशन पूरी हो गई, तो फिर बी लिमिटेड को सीएफएस बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बोलिए आया? और सी तो वैसे भी नहीं बनाएगी सीएफएस, क्योंकि सी की तो कोई ना कोई सब्सिडरी है ना कोई एसोसिएट है। बोलिए आया? नहीं, होल्डिंग तो आई सी की बी। पॉइंट है सीएफएस तब बनाने होते हैं जब आपकी एक या एक से ज्यादा सब्सिडियरी हो या आपकी एक या एक से ज्यादा एसोसिएट हो। बोलो आया? ये तीन कंडीशन मैंने कल आपको कॉपी में लिखाई थी, देखो एक बार रीड करा देता हूं। एग्जेम्पशन फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ सीएफएस, पढ़ो क्या लिखा है। एज पर कंपनी अमेंडमेंट रूल्स 2016, प्रिपरेशन ऑफ सीएफएस इज नॉट रिक्वायर्ड इफ कंपनी फुलफिल्स ऑल, सारी पूरी करनी है, ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस। पहली कंडीशन क्या है? इट इज अ होली ओन्ड या पार्शियली ओन्ड सब्सिडरी है किसी और कंपनी की, है ना बी लिमिटेड एक ही। इट इज अ होली ओन्ड और पार्शियली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ अनदर कंपनी एंड ऑल इट्स members have been intimated in writing and they do not object to non-preparation of CFS. दूसरी condition, it is a company whose securities are not listed or not in process of listing on any stock exchange whether in India or outside India. और last, its ultimate holding company files consolidated financial statements with ROC prepared in compliance with accounting standards. बोलिए आया क्या? वेरी गुड। तो यहां पर आकर सीएफएस के प्रोविजंस खत्म होते हैं। ये सीएफएस के प्रोविजन आपकी बुक के अंदर नहीं लिखे हुए थे, इसीलिए हमने कॉपी में नोट डाउन किए। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट हमने कल पढ़ लिया, सेकंड पॉइंट हमने पढ़ लिया, थर्ड फोर्थ देखेंगे, अभी पढ़ा रहा हूं, मतलब इसके अंदर लिख देना आप रेफर नोट्स। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? पक्का? चलो। अच्छा, अब सर आपको याद है कंपनी में एनुअल जनरल मीटिंग होती है, याद है? कंपनी में एजीएम होती है, एनुअल जनरल मीटिंग होती है। तो अगर आपको याद हो कि कंपनी में जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है, एजीएम होती है, एजीएम को कराने के 4 मेन पर्पस होते हैं। क्या क्या होते हैं? डिविडेंड डिक्लेयर करना, डायरेक्टर को अपॉइंट करना, ऑडिटर को अपॉइंट करना और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव करना। अब बेटा अगर एजीएम में फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव होने हैं तो इन्होंने बोला एजीएम में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव करने के लिए पेश करने की जिम्मेदारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की है। बोले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब कंपनी की एजीएम होगी तो शेयर होल्डर्स के सामने ले डाउन करेगा कंपनी के स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी और कंपनी के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी, और फिर शेयर होल्डर उनको क्या कर देंगे? अप्रूव कर देंगे। तो इन्होंने क्या बोला? एट एवरी एजीएम बोर्ड क्या करेगा? शेल ले करेगा, मतलब पेश करेगा। क्या पेश करेगा? द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, ये बेसिकली बात हो रही है एसएफएस की, और एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, ऑल इट्स सब्सिडरीज एंड एसोसिएट्स। बोलिए आया क्या? अरे आया क्या? इजी सा पॉइंट है, हाईलाइट कुछ नहीं करेंगे, लर्न नहीं करना है इसमें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। कंपनी को जो होल्डिंग कंपनी है बेसिकली उसको फॉर्म AOC 1 में, फॉर्म होल्डिंग कंपनी को फॉर्म नंबर
AOC 1 में एक स्टेटमेंट बनाना है, फॉर्म नंबर AOC 1 में एक स्टेटमेंट बनाना है और इस स्टेटमेंट में कंपनी की जितनी भी सब्सिडियरीज हैं उनके सेलिएंट फीचर्स बताने। सेलिएंट फीचर यानी उनके बारे में इंपॉर्टेंट बातें, लाइक सभी सब्सिडियरीज का नाम, सब्सिडियरीज में आपकी शेयर होल्डिंग, सब्सिडियरी कौन सी डेट पे आपकी सब्सिडियरी बनी, सब्सिडियरी बिजनेस क्या करती है, ऐसे करके बहुत सारी डिटेल इस स्टेटमेंट में आती है। तो कंपनी को क्या करना है, फॉर्म AOC 1 में एक स्टेटमेंट बनाना है और इस स्टेटमेंट में क्या बताने हैं, सेलिएंट फीचर्स। सेलिएंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। सेलिएंट वर्ड का क्या मतलब होता है, सेलिएंट वर्ड का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट फीचर्स बताने, किसके इंपॉर्टेंट फीचर्स बनाने हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। किसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फीचर्स, आपकी सब्सिडरी कंपनीज के और एसोसिएट कंपनीज के। क्लियर है क्या? और ये जो स्टेटमेंट बनेगा ये कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अटैच होगा। कौन से वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अटैच होता है ये अटैच होता है SFS के साथ। तो कंपनी जो अपने क्या बनाएगी, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी, उसके साथ अटैच करेगी एक स्टेटमेंट फॉर्म नंबर AOC 1 में। इस स्टेटमेंट में कंपनी की जितनी भी सब्सिडरीज हैं और जितनी भी एसोसिएट कंपनीज हैं उसके सेलिएंट फीचर्स आएंगे। The company shall also attach along with financial statement a separate statement containing the salient features of financial statement of its subsidiaries, associate companies in such form as may be prescribed, which is form number AOC 1 as per rule 5। तो कंपनी को क्या करना है, अटैच करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ एक स्टेटमेंट जिसमें सेलियंट फीचर आएंगे सब्सिडरीज और एसोसिएट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, और ये स्टेटमेंट बनेगा फॉर्म नंबर AOC 1 में। यहां तक क्लियर है क्या बच्चों? अच्छा, अब ये 7 पॉइंट आप रीड कर लेना, ब्रैकेट में रीड ओनली लिख लो। इसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी कंपनी को इस सेक्शन की सभी रिक्वायरमेंट से या किसी भी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट से एग्जेम्पशन दे सकती। मतलब आज इस सेक्शन की बहुत सारी लीगल रिक्वायरमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि इस सेक्शन की किसी भी लीगल रिक्वायरमेंट से किसी भी कंपनी को क्या देना है, एग्जेम्पशन देना है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देके किसी भी कंपनी को इस सेक्शन की किसी भी रिक्वायरमेंट से या सभी रिक्वायरमेंट से एग्जेम्पशन दे सकती है। तो बेसिकली ये CG की पावर है। तो क्या बोल रहा है, CG में बाय नोटिफिकेशन एग्जेम्प्ट एनी क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज फ्रॉम कंप्लाइंग विद एनी रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेक्शन और रूल्स मेड देयर अंडर। अच्छा, गवर्नमेंट एग्जेम्पशन देगी कब? या तो खुद से दे देगी या फिर कंपनी के एप्लीकेशन लगाने पे देगी। कंपनी ने गवर्नमेंट को बोला यार हमें एग्जेम्पशन दे दो, गवर्नमेंट दे सकती है ऑन एन एप्लीकेशन बाय क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज। CG एग्जेम्पशन कब देगी? जब एग्जेम्पशन देना गवर्नमेंट को लग रहा है पब्लिक के इंटरेस्ट में। क्लियर है क्या? बेसिक हाईलाइट करके पेपर में रीड करके चले जाना, नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, जैसे हमने सेक्शन 128 पढ़ा था, तो सेक्शन 128 ये बताता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। 129 बताता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। मोर और लेस सेम लोग हैं, थोड़ा सा एक पॉइंट का फर्क है। देखो 128 निकालो, आप बुक में 128 निकाल लो, 129 तो बोर्ड पर है। 128 में बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है मैनेजिंग डायरेक्टर, यहां भी मैनेजिंग डायरेक्टर है। फिर वहां पे रिस्पॉन्सिबल है कोई भी ऐसा डायरेक्टर जो फाइनेंस का इंचार्ज है, तो यहां भी सेकंड पॉइंट वही है, होल टाइम डायरेक्टर इंचार्ज ऑफ फाइनेंस। तीसरा पॉइंट वहां पे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, यहां भी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है। चौथा पॉइंट वहां पे एनी अदर पर्सन चार्ज बाय BOD विद सच रिस्पॉन्सिबिलिटी, चौथा पॉइंट भी यही है। अब यहां पांचवा पॉइंट ये है, अगर कंपनी में चारों ही लोग नहीं, मान लो ना कंपनी में MD है, कोई जरूरी तो होते नहीं है ये लोगों ना कंपनी में कोई फाइनेंस का इंचार्ज है, ना कंपनी में कोई CFO है, ना बोर्ड ने कोई पर्सन अपॉइंट करा हुआ है, उस केस में अगर ये चारों ही नहीं, ऑल के ऑल गायब है, तो फिर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी डायरेक्टर्स की, ऑल द डायरेक्टर्स की कंबाइंड मानी जाएगी। बोलिए आया? तो बस यहां पे ये वाला पॉइंट एक्स्ट्रा है, फिफ्थ पॉइंट, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, CFO, एनी अदर पर्सन ऑफ कंपनी चार्ज बाय BOD विद सच ड्यूटी। और अगर ये सबके सब एब्सेंट है, इफ ऑल ऑफ दीज आर एब्सेंट, इनमें से कोई भी नहीं है, तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ऑल द डायरेक्टर्स इन द एब्सेंस ऑफ एनी ऑफ द ऑफिसर्स मेंशन्ड अबव। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या?
और पेनल्टी वही है, बस यहां पे पेनल्टी में फर्क इतना सा है, वहां पे पेनल्टी थी 50,000 की और 5 लाख की, यहां भी वही है, बस यहां पे इंप्रिजनमेंट भी 1 साल का या बोथ है, इतना सा पनिशमेंट में फर्क है और कोई फर्क नहीं। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? यहां पर आकर मेरी तरफ से खत्म होता है सेक्शन 129। ये एग्जामिशन वाले पॉइंट में कुछ नहीं है, आपको पढ़ना हो तो पढ़ लेना, वरना मत पढ़ना। क्लियर है? अरे आया क्या? हाँ, अरे ये मॉड्यूल में और लिखा है, इसलिए मैं ऑल के हिसाब से बढ़ा देता हूं। आप मॉड्यूल खोल के देखना, ऑल लिखा है, तो मॉड्यूल के हिसाब से ही चलते हैं। यहां तक क्लियर है? मॉड्यूल में इस पे एक छोटा सा डायग्राम बना हुआ है पेज नंबर 9.9 पर, गो एंड रेफर। यहां तक क्लियर है? पक्का? और कोई क्वेरी? पेज 9.9 या 9.8 होगा, प्रोबेबली 9.9 होगा। यहां तक क्लियर है? आगे आइए, सेक्शन 129 हो गया। अब मैं आपको पहले 130 पढ़ा रहा हूं, फिर 131 पढ़ाऊंगा, उसके बाद टाइम बचा तो 129A पढ़ाऊंगा, और उसके बाद तो फिर टाइम नहीं बचेगा। अब देखना क्या है, सर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनके तैयार हो गए, बनके तैयार हो गए, आरओसी को फाइल हो गए, सालों साल बीत गए, सालों साल बीत गए, 3-4 साल बीत चुके हैं। बाद में जाके कभी पता चला कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो फ्रॉड्यूलेंट मैनर में बनाए गए थे। क्या पता चला बाद में? कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो फ्रॉड्यूलेंट मैनर में बनाए गए थे, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो फ्रॉड्यूलेंट मैनर में बनाए गए थे, मतलब उनमें बहुत गड़बड़ थी, फ्रॉड्स थे, मतलब सब हो गया, बन गए, तैयार हो गए, सब हो गया, जोरदार हो गया, बाद में 3-4 साल बाद वो नहीं गड़े मुर्दे उखड़ते हैं, और पता चला रही तो मजाक है। या तो पता चला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉडुलेंट मैनर में बनाए गए थे, या पता चला कि कंपनी के अफेयर्स बहुत ज्यादा मिसमैनेज हुए हुए हैं, कंपनी में बहुत ज्यादा अफरा तफरी मची हुई है, और अफेयर्स इतने ज्यादा मिसमैनेज्ड हैं कि उनको देख के लग रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने वालों ने भी ठीक से नहीं बनाए होंगे, और इसकी वजह से हमें डाउट आ गया है। किस पे डाउट आ गया है? ओवर रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिलायबिलिटी पे डाउट आ गया। किससे डाउट आ गया है? ये किसको आ गया डाउट? ये डाउट किसको आ गया? बोले या तो ये डाउट सेंट्रल गवर्नमेंट को आ गया, या ये डाउट सेबी को आ गया, या ये डाउट इनकम टैक्स अथॉरिटीज को आ गया, या ये डाउट किसी भी गवर्नमेंट बॉडी को, किसी भी स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी को आ गया, जैसे सीबीआई को ही आ गया, किसी भी स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी को आ गया, ये डाउट किसी भी एनी अदर पर्सन को आ गया। उससे फर्क नहीं पड़ता कि ये डाउट किसको आया। बोले अगर ये डाउट सीजी को, सेबी को, इनकम टैक्स अथॉरिटी को, किसी भी स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी को, या किसी भी अदर पर्सन को आया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉडुलेंट मैनर में बने, या कंपनी के अफेयर्स मिसमैनेज थे जिसकी वजह से डाउट आ रहा है ओवर रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये लोग एप्लीकेशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एप्लीकेशन लगाएंगे। एप्लीकेशन किसको लगाएंगे? या तो कोर्ट को लगा दें, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, या एनसीएलटी को लगाएंगे। एनसीएलटी को एप्लीकेशन लगाएंगे और उनको बोलेंगे कि अकाउंट्स को रीओपन करो। एप्लीकेशन लगाएंगे फॉर रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स। रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स का मतलब होता है बुक्स को रीओपन किया जाएगा, उनको एग्जामिन किया जाएगा, और बुक्स में जो भी एरर या फ्रॉड मिलेंगे उनको करेक्ट किया जाएगा, और बुक्स को रीप्रिपेयर किया जाएगा। लिखो पेज के टॉप मार्जिन पे, जिस भी पेज पे सेक्शन 130 लिखा है उस पेज के टॉप या बॉटम मार्जिन पे लिखो, रीओपनिंग ऑफ अकाउंट मीन्स examination of accounts to identify error and frauds, examination of accounts to identify errors and frauds, examination of accounts to identify error and frauds, comma,
रिवीजन ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स को रिवीजन करना, रिवीजन ऑफ अकाउंट्स एंड रीड्राफ्टिंग सच अकाउंट्स, एंड रीड्राफ्टिंग सच अकाउंट्स, और फिर उन अकाउंट्स को वापस बनाया जाएगा, एंड रीड्राफ्टिंग सच अकाउंट्स, एंड रीड्राफ्टिंग सच अकाउंट्स। ठीक है, तो आज मान लो हमें, अभी हमारा करंट ईयर है 22-23, 22-23 में पता चलता है कि 17-18 के अकाउंट्स फ्रॉडुलेंट मैनर में बने थे, या 17-18 में कंपनी के अफेयर्स मिसमैनेज हुए थे, जिसकी वजह से डाउट आ गया ओवर रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये लोग एप्लीकेशन लगाएंगे कोर्ट या ट्रिब्यूनल को, ये लोग एप्लीकेशन लगाएंगे कोर्ट या ट्रिब्यूनल को कि आप अकाउंट्स को क्या करो, रीओपन करो। जैसे ही आप कोर्ट या ट्रिब्यूनल को अकाउंट्स रीओपन करने के लिए बोलेंगे, कोर्ट या ट्रिब्यूनल इन लोगों को नोटिस भेजेगी। क्या भेजेगी? इन्हीं लोगों को नोटिस भेजेगी। मतलब जैसे ही आपने कोर्ट या ट्रिब्यूनल को बोला कि अकाउंट्स को रीओपन कराओ, कोर्ट या ट्रिब्यूनल नोटिस भेजेगी सीजी से भी आईटी अथॉरिटी को कि भाई तुम रीओपन कराना क्यों चाहते हो। फिर ये लोग अपने क्या देंगे, रिप्रेजेंटेशंस देंगे, अपना रिप्लाई देंगे। ये लोग अपना क्या देंगे, रिप्रेजेंटेशंस देंगे, अपना रिप्लाई देंगे कि अकाउंट्स को रीओपन कराना क्यों चाहते हैं। ये क्या देंगे, अपने रिप्रेजेंटेशंस देंगे, यानी अपना रिप्लाई देंगे कि अकाउंट्स को रीओपन कराना क्यों चाहते हैं। उसके बाद क्या होगा, आफ्टर कंसिडरिंग रिप्रेजेंटेशंस मेड, जो भी रिप्रेजेंटेशंस आए थे उनको कंसिडर करने के बाद, आफ्टर कंसिडरिंग रिप्रेजेंटेशंस मेड, जो भी रिप्रेजेंटेशंस आए थे उनको कंसिडर करने के बाद, आफ्टर कंसिडरिंग रिप्रेजेंटेशंस मेड, एनसीएलटी सेटिस्फाइड हो गई, एनसीएलटी भी सेटिस्फाइड हो गई, एनसीएलटी या कोर्ट सेटिस्फाइड हो गई। क्या सेटिस्फाइड हो गई? कि सही में ऐसा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉडुलेंट मैनर में बने थे, सही में ऐसा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉडुलेंट मैनर में बने थे, या सही में ऐसा था कि कंपनी के अफेयर्स क्या हुए थे, मिसमैनेज हुए थे। सही में ऐसा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रीओपन हुए थे, सॉरी फ्रॉडुलेंट मैनर में बने थे, या अफेयर्स मिसमैनेज हुए थे। एनसीएलटी भी क्या हो गई, सेटिस्फाइड हो गई कि हाँ भाई ऐसा हुआ था। तो उसके बाद क्या होगा, एनसीएलटी ऑर्डर पास करके बोल देगी कि हाँ भाई रीओपन करा लो। एनसीएलटी ऑर्डर पास करके क्या बोल देगी, एनसीएलटी में पास एन ऑर्डर फॉर रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स, एनसीएलटी में पास एन ऑर्डर फॉर रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, अब याद रखना अगर अकाउंट्स रीओपन हुए तो रीओपन होने के बाद जो अकाउंट्स प्रिपेयर होंगे उन्हें फाइनल अकाउंट्स माना जाएगा, पुराने वाले अकाउंट्स कैंसिल हो जाएंगे, और रीओपन होने के बाद जो नए अकाउंट्स बनेंगे उनको फाइनल अकाउंट्स माना जाएगा। ठीक है, अकाउंट्स प्रिपेयर्ड आफ्टर रीओपनिंग, रीओपनिंग के बाद जो अकाउंट्स बनेंगे उनको क्या मान लिया जाएगा, फाइनल मान लिया जाएगा। अकाउंट्स प्रिपेयर्ड आफ्टर रीओपनिंग शैल बी फाइनल। बोलिए आया कि नहीं आया, जल्दी बताइए। अच्छा, एनसीएलटी कितने पुराने अकाउंट्स रीओपन करा सकती है? तो इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक है, बुक्स कितने साल की प्रिजर्व होती है, 8 साल। तो कंपनी एनसीएलटी कैन पास एन ऑर्डर फॉर रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स ऑफ मैक्सिमम प्रीसीडिंग 8 फाइनेंशियल ईयर। लेकिन इसमें भी यही बात है, कई बार मैंने बोला था कि सीजी कंपनी को ऑर्डर देती है कि आपको लॉन्गर पीरियड के बुक प्रिजर्व करने हैं, तो जहां लॉन्गर पीरियड के बुक प्रिजर्व हुए हैं वहां पे रीओपन भी लॉन्गर पीरियड के बुक्स हो सकते हैं। तो पीरियड ऑफ रीओपनिंग क्या होगा, पीरियड ऑफ रीओपनिंग क्या होगा, पीरियड ऑफ रीओपनिंग कितने पीरियड के अकाउंट्स रीओपन होंगे, मैक्सिमम प्रीसीडिंग 8 फाइनेंशियल ईयर्स। क्लियर है क्या? लेकिन जहां पे सीजी डायरेक्टेड कंपनी टू प्रिपेयर क्या, लॉन्गर सीजी रिक्वायर्ड कंपनी टू प्रिजर्व, क्या प्रिजर्व करने के लिए बोला था सीजी ने कंपनी को, लॉन्गर पीरियड बुक्स ऑफ अकाउंट्स, लॉन्गर पीरियड बुक्स ऑफ अकाउंट्स, देन सच longer period accounts can be reopened, then such longer period books of accounts can be reopened. बताइए आया क्या? ये सेक्शन है 130।
खत्म हो गया, एक भी पॉइंट बाकी नहीं है जितना बुक में लिखा है या लॉ में लिखा है। आया नहीं आया शुरुआत से समझ में? अच्छा सेक्शन है और इजी सेक्शन है। शुरुआत से एक बार रिकैप करा देता हूं। सबसे पहले हमें क्या लगा कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉडुलेंट मैनर में बने, या हमें क्या लगा कि कंपनी के अफेयर्स क्या हैं, मिसमैनेज्ड हैं, और इस वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिलायबिलिटी पे डाउट आ गया। तो सीजी ने, सेबी ने, इनकम टैक्स अथॉरिटी ने, किसी भी स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी ने, एनी अदर पर्सन ने एप्लीकेशन लगा दी कोर्ट या एनसीएलटी को फॉर रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स। जैसे ही आप कोर्ट या एनसीएलटी को एप्लीकेशन लगाएंगे, कोर्ट या एनसीएलटी नोटिस भेजेगी, वही सीजी को, सेबी को, आईटी अथॉरिटी को, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी को और एनी अदर पर्सन को। फिर जैसी सीजी, सेबी, आईटी अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी या एनी अदर पर्सन को नोटिस आएगा, वो अपना रिप्रेजेंटेशन भेजेगी कोर्ट को। फिर कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट आफ्टर कंसिडरिंग रिप्रेजेंटेशन मेड, अगर वो सही में सेटिस्फाइड हो गई कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉडुलेंट मैनर में बने थे, अफेयर्स मिसमैनेज हुए थे, तो एनसीएलटी ऑर्डर पास कर देगी फॉर रीओपनिंग ऑफ अकाउंट, और रीओपनिंग के बाद जो अकाउंट्स बनेंगे वो फाइनल होंगे। और कितने साल के अकाउंट्स रीओपन हो सकते हैं? मैक्सिमम 8 साल के। अगर सीजी ने कंपनी को लॉन्गर पीरियड की बुक्स प्रिजर्व करने बोला है, तो लॉन्गर पीरियड के बुक्स भी रीओपन किए जा सकते हैं। आया क्या? निकालो बुक, रिविजन कर पढ़ लेंगे सेक्शन, फिर मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा, पहले सेक्शन पढ़ लो। सेक्शन की हेडिंग है रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स ऑन कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर्स, सेक्शन 130। पढ़े। कंडीशंस फॉर रीओपनिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रीकास्टिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रीकास्टिंग यानी रीप्रिपेयरिंग। Conditions for reopening the books of accounts and recasting the financial statement. An application shall be made. किसको? To the court or tribunal. By कौन लगाएगा? CG, SEBI, Income Tax Authority, any other statutory regulatory body, any other person concerned. Any other person concerned. ठीक है? An order is made by court or tribunal to the effect that. Court tribunal order कब देगी? जब वो satisfied हो गए. The relevant earlier year accounts were prepared in the fraudulent manner or the affairs of the company were mismanaged during the relevant period, because of which doubts are raised as to whether financial statements are reliable or not. लेकिन सीजी ऑर्डर पास करने से, कोर्ट ऑर्डर पास करने से पहले क्या करेगी? बिफोर पासिंग एनी ऑर्डर, कोर्ट और ट्रिब्यूनल शैल गिव क्या? नोटिस टू। नोटिस देगी किसको? वही सीजी, सेबी वगैरह को, और उनके रिप्रेजेंटेशन मांगेगी। एंड शैल टेक इनटू कंसीडरेशन द रिप्रेजेंटेशन इफ एनी मेड बाय, किसने दिए होंगे रिप्रेजेंटेशन? सीजी ने, सेबी ने, आईटी अथॉरिटी ने, रेगुलेटरी बॉडी ने, या एनी अदर कंसर्न पर्सन ने। नो रीओपनिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर अ पीरियड अर्लियर देन 8 years. No order shall be made by tribunal in respect of reopening of book of account relating to a period earlier than 8 financial year preceding the current year. Current year से 8 साल से ज्यादा पुराने अकाउंट रीओपन नहीं होंगे। लेकिन where a direction has been issued by CG under section 188 that the company shall keep books of accounts for a period longer than 8 years, the books of accounts may be ordered to be reopened within such longer period, जो भी NCLT ने बोला होगा। बोलिए आया क्या? और मेन पॉइंट क्या याद रखना है? द अकाउंट्स रिवाइज्ड और रिकास्ट शैल बी फाइनल। बोलिए आया? कोई भी पॉइंट मिस हुआ था? इसमें इंपॉर्टेंट कुछ नहीं हाईलाइट करा रहे, पूरा सेक्शन इंपॉर्टेंट है। ऊपर सेक्शन पे लिख लीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए मैंने सेक्शन का आपको क्या बना के दे दिया? चार्ट बना के दे दिया। डन है? चार्ट का स्क्रीनशॉट लीजिए जिसको बनाना हो, जिसको नहीं बनाना हो कोई दिक्कत नहीं है। जिसको बनाना है वो लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में जरूर डाल दीजिएगा। डन? हो गया? बस यही चार्ट है। एक बार इसका पूरा छोटा करके दे देता हूं ताकि आइडिया रहे चार्ट कैसे बनना है। आ गया क्या सभी बच्चों को? कोई डाउट या क्वेरी? आया? अगला सेक्शन बढ़ाऊं 131। अगला सेक्शन बढ़ाऊं क्या? 131। अब देखो सुनना 131 क्या बोलता है। 131 का भी चार्ट बनाओगे क्या? ठीक है बना लो।
जाओ, सेक्शन 131 है रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बीओडी रिपोर्ट, रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बीओडी रिपोर्ट। सेक्शन 131 किसका है? रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बीओडी रिपोर्ट। सर इधर देखना हुआ क्या, कंपनी में एक बीओडी रिपोर्ट बनती है, हमने अभी तक पढ़ी नहीं है, पढ़ लेंगे। बीओडी रिपोर्ट बनती है सेक्शन 134 के अकॉर्डिंग, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, आप सबको पता है, सेक्शन 129 के अकॉर्डिंग, जो अभी हम पढ़ के आए। अब हुआ क्या, हमें ऐसा लग रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पुराने सालों के, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पुराने सालों के, यह हमें लग रहा है बीओडी रिपोर्ट पुराने सालों की, बीओडी रिपोर्ट पुराने सालों की। क्या लग रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसा लग रहा है पुराने सालों के कंप्लाई नहीं कर रहे। किससे कंप्लाई नहीं कर रहे? डज नॉट कंप्लाई विद सेक्शन 129। हमें ऐसा लग रहा है पुराने सालों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बने थे तो सेक्शन 129 के अकॉर्डिंग बनाए नहीं गए, या वही बीओडी रिपोर्ट हमें ऐसा लग रहा है पुराने सालों की जब बनाई गई थी तो वो नहीं बनाई गई थी सेक्शन 134 के अकॉर्डिंग। बीओडी रिपोर्ट का सेक्शन है 134 के अकॉर्डिंग। क्लियर है? क्लियर है क्या बच्चों? ये कहानी है। अब क्या करें अगर पुराने सालों में इस तरह की मजाक हुई है तो? अब क्या करें पुराने सालों में इस तरह की मजाक हुई है तो लॉ बोला जो बीओडी ऑफ कंपनी है, जो कौन है? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो बीओडी ऑफ कंपनी है, वो एप्लीकेशन लगाएंगे। वो क्या लगाएंगे? एप्लीकेशन लगाएंगे। किसको एप्लीकेशन लगाएंगे? अब की बार सिर्फ एनसीएलटी को, कोर्ट नहीं है अब की बार। अब की बार एप्लीकेशन कौन लगा रहा है? बीओडी। अब की बार सीजी से भी नहीं है, अब की बार बीओडी एप्लीकेशन लगा रहा है एनसीएलटी को। किस चीज के लिए? फॉर रिवीजन, कि भैया रिवीजन करा दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या बीओडी रिपोर्ट में। किस में रिवीजन करा दो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या बीओडी रिपोर्ट में। मतलब होगा क्या? बीओडी एप्लीकेशन लगाएंगे एनसीएलटी को। बीओडी क्या लगाएंगे? एप्लीकेशन लगाएंगे एनसीएलटी को, और बीओडी एप्लीकेशन लगा के एनसीएलटी को बोलेंगे, हे प्रभु, हे माय बाप, हमसे तो गलती हो गई, पुराने सालों में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए थे वो तो ना गड़बड़ बन गए, 129 के अकॉर्डिंग बने ही नहीं। पुराने सालों में तो जो बीओडी रिपोर्ट बनाई थी वो तो गड़बड़ बन गई, सेक्शन 134 के अकॉर्डिंग बनी नहीं, तो मजाक हो गई। तो यार प्लीज यार हमको रिवीजन करने दो। ऐसे करके एनसीएलटी को एप्लीकेशन लगाएंगे। फिर एनसीएलटी रिवीजन करने देगी क्या? नहीं, एनसीएलटी बहुत दूर थे, बहुत मक्कार है। अब एनसीएलटी पता है क्या करेगी? आपने एनसीएलटी को एप्लीकेशन लगा दी ना आपने एनसीएलटी को एप्लीकेशन। अब एनसीएलटी क्या करेगी? एनसीएलटी नोटिस भेज देगी। क्या भेज देगी? नोटिस भेज देगी। एनसीएलटी नोटिस भेज देगी। एनसीएलटी बहुत मक्कार है, बहुत खराब है। किसको नोटिस भेजेगी? सीजी को। सीजी को शिकायत करेगी कंपनी की कि यार देख लिया, कंपनी है ये बोल रही है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवाइज करने, बोल क्या करना है, करने दे नहीं करने दे इसको रिवीजन। और एक एप्लीकेशन लगाएगी, एक नोटिस और किसको भेजेगी? इनकम टैक्स अथॉरिटीज को। किसको? इनकम टैक्स अथॉरिटीज को। और इनकम टैक्स अथॉरिटीज को वो बोलेगी, देख यार ये कंपनी तो बड़ी बदमाश है, बोल रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिवीजन करना है, बीओडी रिपोर्ट में रिवीजन करना है, बता तेरा दिल क्या कहता है, करने दे नहीं करने दे। तो आपने नोटिस भेज दिया इनको। अब ये लोग क्या करेंगे? ये लोग एनसीएलटी को अपना रिप्रेजेंटेशन भेज देंगे। ये लोग क्या करेंगे बच्चों? एनसीएलटी को अपना रिप्रेजेंटेशन भेज देंगे, एनसीएलटी को अपना रिप्लाई भेज देंगे कि यार हमारी फीलिंग तो ये है कि करा दो, या हमारी फीलिंग तो ये है कि मत करो। उसके बाद एनसीएलटी का रिप्रेजेंटेशन कंसिडर करके उसको लगता है तो रिवीजन अलाउ करेगी, नहीं करता है तो नहीं करेगी। वो तो दिल की बात है भाई, अब दिल तो किसका क्या कहता है। तो फाइनली क्या होगा? एनसीएलटी आफ्टर कंसिडरिंग क्या? रिप्रेजेंटेशंस को कंसिडर करने के बाद एनसीएलटी आफ्टर कंसिडरिंग क्या? रिप्रेजेंटेशंस मे और मे नॉट अलाउ। वो तो उसका मन है ना यार, मे और मे नॉट अलाउ रिवीजन।
मन होगा तो रिवीजन अलाउ करेगी, नहीं मन होगा अगली का नहीं करेगी। यहां तक क्लियर है क्या बच्चों? आगे देखना सर, अब कितने सालों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिवीजन हो सकता है या बीओडी रिपोर्ट का? तो इस सेक्शन में सिर्फ 3 साल का अलाउड है। कितने साल का? इस सेक्शन में बोला ओनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बीओडी रिपोर्ट ऑफ प्रीसीडिंग 3 years कैन बी रिवाइज। कितने साल के? सिर्फ 3 साल। ठीक है, तो कितने साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिवीजन अलाउड है? कितने साल के? तो टाइम ऑफ रिवीजन क्या होगा? टाइम ऑफ रिवीजन क्या होगा? ओनली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स। बताइए आया? एक बात और याद रखना, एक साल में एक ही बार रिवीजन अलाउड है। नहीं, मैं नहीं बोल रहा रिवीजन एक ही अलाउड है, मैं बोल रहा हूं एक साल में एक ही बार अलाउड। रिवीजन कैन बी मेड ओनली वंस इन वन फाइनेंशियल। इस साल रिवीजन कर लिया, अगली साल फिर फीलिंग आई कि रिवीजन करना है, कर लो, बट इस साल एक बार रिवीजन करने के बाद तो बोलो नहीं हम तो दूसरी बार भी करेंगे या तीसरी बार भी करेंगे, तो दैट इज नॉट अलाउड। तो ध्यान क्या रखना है? रिवीजन अलाउड, रिवीजन अलाउड ओनली वंस, सिर्फ एक बार अलाउड है इन वन फाइनेंशियल ईयर। सर इस सेक्शन में मेन ये समझना है, इस सेक्शन में मेन ये समझना है कि रिवीजन हो क्यों रहा है। तो इस सेक्शन में रिवीजन करवाने का मेन कारण यही है कि हमें ऐसा लग रहा था कि पिछले 3 साल के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या जो बीओडी रिपोर्ट है वो सेक्शन 129 या 134 के अकॉर्डिंग नहीं बनी। तो फिर बीओडी ने एनसीएलटी को एप्लीकेशन लगाई कि हम रिवीजन करना चाहते हैं। एनसीएलटी ने सीजी को और इनकम टैक्स अथॉरिटीज को नोटिस भेजा और बोला कि ये रिवीजन करना चाहते हैं। सीजी ने, इनकम टैक्स अथॉरिटी ने अपना रिप्रेजेंटेशन दे दिया एनसीएलटी को, एनसीएलटी उनका रिप्रेजेंटेशन कंसिडर कर लेगी। उसके बाद एनसीएलटी को लगेगा कि रिवीजन अलाउ करना है तो एनसीएलटी रिवीजन अलाउ करेगी, और एनसीएलटी को लगता है कि रिवीजन नहीं अलाउ करना है तो एनसीएलटी रिवीजन अलाउ नहीं भी करेगी। बोलिए आया? इस पूरे प्रोसेस में एक बात ध्यान रखने वाली है कि एनसीएलटी रिवीजन अलाउ करे या नहीं करे, एक साल में रिवीजन एक ही बार हो सकता है। बोलिए आया? आप अगली साल फिर करा लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट वन फाइनेंशियल ईयर में रिवीजन कैन बी डन ओनली वंस। बोलिए आया? अब इस सेक्शन में एक पॉइंट बच गया, वो थोड़ा सा बड़ा है, अभी होगा नहीं। आपको चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहिए तो डायग्राम बना लो, उसके बाद अपने आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? ऑडिट पढ़ेंगे, लॉ कल कंटिन्यू करेंगे। एक पॉइंट बचा है, कल पहले एक वो पॉइंट कंप्लीट कराऊंगा, वो आप डायग्राम साथ में कल कंप्लीट कर लेना, फिर बुक से रीड कराऊंगा। फिर कल हम 132 और 129A पढ़ेंगे। पहले इस वाले पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, लेके मुझे डन कर देना। हो गया डन? अब इस वाले पार्ट का ले लो। सर स्क्रीन पूरी विजिबल नहीं हो रही, स्क्रीन थोड़ी सी कट रही है। कहां कट रही है यार, कैसी बातें कर रहे हो? सर हमको सर ऑनलाइन वाले में। हाँ हाँ मैं समझ गया बेटा, वो ले अभी ठीक है। हाँ सर। चलो डन है। अरे आया क्या, क्या हुआ? सर हाँ हाँ तो एक साथ करा ना भाई, फैल जा भाई, क्या दिक्कत है? वो सोते पड़ेंगे ना सरकार से तेरे को, बोले तीनों साल गलती कर दी तूने। मतलब करा सकते हो थ्योरिटिकली, प्रैक्टिकली नॉट एडवाइजेबल। थ्योरिटिकली तो करा ही सकते हो, बोले सब गलत बनाया हमने। चलो सरकार पहला सवाल ही पूछेगी भांग खाई थी क्या बनाने आते वक्त। चलो अरे आ गया क्या? वैसे भी मार्च के महीने में होली आती है नहीं क्या? तो बोले होली पे ही बनाई होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारी। क्या होगा, इसको मर गई क्या ये? जिंदा हो? चलो डन है क्या? पावर नैप ले रहे थे।